नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी आचार्य चैनल पर। बच्चों, आपके लिए वोकैबुलरी इंग्लिश की सीरीज में एक नया वीडियो लेकर आई हूँ जो कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूट का है। और बच्चों, जैसे कि आपने हिंदी आचार्य के पिछले अनेक शब्दों के एक शब्द हिंदी वाले वीडियो को बहुत पसंद किया था, आशा करती हूँ आपको यह वीडियो भी पसंद आएगा। इसमें 100 वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स हैं और उनको हर एक को अच्छे से हिंदी में समझाया भी गया है। तो चलो अब शुरू करते हैं इसको। तो चलो पहला शुरू करते हैं। प्रिंटिंग यूजिंग अ स्टोन और अ मेटल प्लेट विद अ कंप्लीटली स्मूथ सरफेस, लिथोग्राफी। अब बच्चों, ये जो लिथोग्राफी होता है ये एक तरह का पुराने समय में एक तरह की छापे की मशीन हुआ करती थी, जिसमें जो चीज़ हमने छापनी है वह पत्थर पर उसका डिज़ाइन बना दिया जाता था और उसकी मदद से प्रिंट किया जाता था, उसकी मदद से छापा जाता था। तो इस तरह का जो छापा है जिसमें हम पत्थर या मेटल का इस्तेमाल करते हैं तो वह हुआ लिथोग्राफी। बच्चों देखो, ये लैटिन का शब्द है लिथो, और लिथो शब्द आपने लिथोस्फेयर में भी पढ़ा हुआ है। तो लिथो का मतलब होता है पत्थर और ग्राफी का मतलब होता है लिखना। तो पत्थर से लिखना यानी कि पत्थर से प्रिंटिंग करना हुआ लिथोग्राफी। अब अगला करेंगे, आर्ट रिलेटेड टू ऑर्नेट गुड हैंड राइटिंग, कैलीग्राफी। बच्चों, सुंदर लिखाई की जो कला है उसे अंग्रेजी में कैलीग्राफी कहते हैं, कैलीग्राफी। फिर साइंटिफिक स्टडी ऑफ बॉडीली डिजीजेस, पैथोलॉजी। बच्चों, पैथोलॉजी उसे कहते हैं कि जब हम बीमारियों को बिल्कुल वैज्ञानिक ढंग से उनका अध्ययन करते हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो उसे पैथोलॉजी कहते हैं। फिर स्टडी ऑफ बर्ड्स, ऑर्निथोलॉजी। बर्ड्स की जो स्टडी होती है उसे ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। और स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज, एस्ट्रोनॉमी। बच्चों, एस्ट्रोनॉमी कहते हैं जब हम खगोलीय पिंड, अंतरिक्ष में जो खगोलीय पिंड हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं तो उस साइंस को कहा जाता है एस्ट्रोनॉमी। अब बच्चों देखो, इसमें भी एक फ़र्क है एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी में। जब एस्ट्रोनॉमी की बात आएगी तब इसका ये मतलब है कि हम खगोलीय पिंडों का अध्ययन कर रहे हैं साइंटिफिक तरीके से, और जब एस्ट्रोनॉमी की बात आएगी तब हम खगोलीय पिंड यानी कि सेलेस्टियल बॉडीज़ को देखकर जब हम भविष्य के बारे में बताते हैं तो उसे, जिसे ज्योतिष कहा जाता है संस्कृत में, हिंदी में, तो वह हुआ एस्ट्रोलॉजी। और जब हम केवल उनकी स्टडी कर रहे हैं, उनकी मूवमेंट्स की, वो कब बने, कैसे बने, तो वो हो गई एस्ट्रोनॉमी। अब आगे बढ़ें। स्टडी ऑफ कलेक्शन ऑफ कॉइन्स, टोकन्स, पेपर मनी एटसेट्रा, न्यूमिस्मैटिक्स। बच्चों, न्यूमिस्मैटिक्स जो होता है वह सिक्कों की जो कलेक्शन होती है या टोकन्स की कलेक्शन होती है या पेपर मनी की कलेक्शन होती है, उसकी स्टडी को कहा जाता है न्यूमिस्मैटिक्स। फिर स्टडी ऑफ अर्थ एंड रॉक्स, जियोलॉजी। बच्चों, जियोलॉजी को हिंदी में भूगर्भ विज्ञान कहते हैं। तो धरती को के बारे में स्टडी करना, धरती के जो रॉक्स हैं उनके बारे में स्टडी करना, रिसर्च करना जियोलॉजी कहलाता है। जियो का मतलब आपको पता है ना, जियो का मतलब अर्थ, धरती। तो जियोलॉजी यानी कि धरती के बारे में पढ़ना। स्टडी ऑफ इलेक्शन ट्रेंड्स, सिफोलॉजी। बच्चों, ये जो सिफोलॉजी होती है यह पॉलिटिकल साइंस की एक ब्रांच है। इसमें स्टडी किया जाता है इलेक्शंस के ट्रेंड्स को, और इलेक्शंस किस तरह से पहले से बेहतर हुए, मतलब इनकी कंपैरेटिव स्टडी जो है उसे सिफोलॉजी कहते हैं। देखिए, इसमें पी साइलेंट है, हम बोलेंगे इसे सिफोलॉजी। लिखते समय हम इसमें पी लगाएंगे। आगे बढ़ें। स्टडी ऑफ फ्लाइंग एरोप्लेन्स, एविएशन। एविएशन उसे कहते हैं बच्चों जो कि हम एरोप्लेन की जो उड़ाने की जो स्टडी है उसे एविएशन कहा जाता है। चलो आगे बढ़े। स्टडी ऑफ हैंडराइटिंग, ग्राफोलॉजी। बच्चों, जहाँ पर भी ग्राफ आ गया ना, आप हमेशा समझना ग्राफ लिखने को कहते हैं, पुरानी इंग्लिश का यह शब्द है। तो स्टडी ऑफ हैंडराइटिंग, जो यह भी एक इस तरह की यह ब्रांच है जिसमें कि लोगों की लिखाई से उनके व्यक्तित्व के बारे में जाना जाता है। तो ग्राफोलॉजी क्या हुई? स्टडी ऑफ हैंडराइटिंग। स्टडी ऑफ हेरेडिटी, जीन्स एंड वेरिएशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जेनेटिक्स। बच्चों, ये जो जेनेटिक्स है यह एक तरह की स्टडी है हेरेडिटी की, जीन्स की या वेरिएशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। हम जो जीन्स लेकर आते हैं, आनुवांशिकी के बारे में पढ़ना जेनेटिक्स का कहलाता है बच्चों।
स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस, फिलॉलजी। फिलॉलजी बच्चों एक ऐसी पढ़ाई है जो कि लैंग्वेजेस की होती है, यानी कि कोई भी भाषा कैसे बनी, वो कैसे डेवलप हुई, उसके ऊपर किन किन चीज़ों का ऐतिहासिक रूप के हिसाब से उसके ऊपर प्रभाव पड़ा। तो ये सब चीज़ें कौन सी ब्रांच ऑफ नॉलेज में आती हैं? फिलॉलजी में आती हैं। फिलॉलजी मीन्स स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस। आगे स्टडी ऑफ रिलीजन, थियोलॉजी। बच्चों जहाँ पर भी थियो आ गया तो आप समझ जाएंगे कि यह धर्म की बात हो रही है, तो इस तरह से थियोलॉजी हुई धर्म की स्टडी करना। फिर स्टडी ऑफ साइंस ऑफ इंसेक्ट्स, एंटोमोलॉजी। तो जो कीड़े मकोड़ों के बारे में अध्ययन करना है, उनकी जो स्टडी है वह कहलाती है एंटोमोलॉजी। स्टडी ऑफ साउंड एंड साउंड वेव्स, एक्यूस्टिक्स। बच्चों ध्वनि के बारे में पढ़ना या ध्वनि की तरंगों के बारे में पढ़ना कहलाता है एक्यूस्टिक्स। हाँ बच्चों, मैं इसी की बात कर रही थी। स्टडी ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ प्लैनेट्स एंड स्टार्स ऑन ह्यूमन इवेंट्स, एस्ट्रोलॉजी। तो एस्ट्रोलॉजी क्या है, ज्योतिष क्या है? जब हम खगोलीय पिंडों का हमारे ऊपर जो प्रभाव पड़ता है तो उसे एस्ट्रोलॉजी कहेंगे। और केवल सेलेस्टियल बॉडीज़ या खगोलीय पिंडों के बारे में स्टडी करना, वो कैसे बनी, कब बनी और वो किस तरह से मूव करती हैं एट्सेट्रा, तो उसको बोलेंगे हम एस्ट्रोनॉमी। जबकि एस्ट्रोलॉजी क्या है, उनकी मूवमेंट्स का, उनके होने का, उनकी पोजीशंस का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। बच्चों ज्योतिष भी एक साइंस है और भारत का जो ज्योतिष है वह बहुत ही महान है, बहुत ही प्राचीन काल से चला आ रहा है, हजारों लाखों सालों पुराना है। और ऐसे बहुत सारे ज्योतिष के ग्रंथ हैं जिनमें हमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं जो कि मॉडर्न साइंस को आज पता चली हैं। आगे बढ़ेंगे। स्टडी ऑफ द लॉ of the flow of water and other liquids, hydraulics। हाइड्रोलिक्स बच्चों ऐसी विज्ञान की शाखा है जिसमें स्टडी की जाती है कि पानी का जो फ्लो है उसकी स्टडी की जाती है, या फिर दूसरे लिक्विड्स जो हैं उनके फ्लो के बारे में भी जो स्टडी की जाती है उसे कहते हैं हाइड्रोलिक्स। The study of the relation between the organism and their environment is called ecology। बच्चों इकोलॉजी इसे हिंदी में परिस्थितिकी कहा जाता है और इसका एक्चुअली में मीनिंग होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है, जो जीव है, उसका उसके आसपास के एनवायरनमेंट के साथ में जो रिलेशन है उसे इकोलॉजी या परिस्थितिकी कहा जाता है। स्टडी ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एजिंग, जेरोंटोलॉजी। बच्चों ये जो जेरोंटोलॉजी है यह एक ऐसी स्टडी है जो कि एजिंग के अलग अलग जो उम्र हो रही है, उम्र होने की जो परिस्थिति है उसका कैसे कैसे प्रभाव पड़ता है शरीर के ऊपर, या सामाजिक तौर पर या सांस्कृतिक तौर पर इन चीज़ों का क्या प्रभाव पड़ता है। ये सब चीज़ें एजिंग से रिलेटेड जहाँ पर भी आएगा बच्चों तो आप समझ जाएंगे कि ये जेरोंटोलॉजी है। आगे बढ़ेंगे। वन हु वॉक्स ऑन रोप्स, फुनैम्बुलिस्ट। बच्चों ये जो फुनैम्बुलिस्ट होता है यह एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसे कला आती है कि कैसे रोप्स के ऊपर, कैसे रस्सियों के ऊपर चला जाता है। तो रस्सियों के ऊपर चलने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? फुनैम्बुलिस्ट, फ्यूनैम्बुलिस्ट। अब बच्चों देखो, द डॉक्टर हु अटेंड्स टू चाइल्ड डिलीवरी, ऑब्स्टेट्रिशियन। अब देखो बच्चों, जो ऑब्स्टेट्रिशियन एक ऐसा डॉक्टर होता है जो बच्चे की डिलीवरी करवाता है, जन्म दिलवाता है बच्चे को, उसे कहेंगे ऑब्स्टेट्रिशियन। और एक और ऐसा ही एक डॉक्टर होता है जिसे गायनिकोलॉजिस्ट कहते हैं, वह स्त्रियों के स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों का डॉक्टर होता है। तो इन दोनों में एक हल्का सा फर्क है, गायनिकोलॉजिस्ट में भी और ऑब्स्टेट्रिशियन में भी। अब देखो बच्चों यहाँ पर भी समझने वाली चीज़ है। द डॉक्टर हु स्पेशलाइजेस इन रूट कैनाल एंड नर्व ट्रीटमेंट, एंडोडोंटिस्ट। तो बच्चों यह भी एक तरह का डेंटिस्ट ही होता है, लेकिन इसे एंडोडोंटिस्ट, बच्चों एंडो का मतलब जहाँ भी आ गया आप समझ लेना कि हम अंदर की बात कर रहे हैं। तो दांतों के अंदर क्या है? दांतों की रूट्स है ना, और उनकी नर्व्स हैं दांतों की। तो एंडोडोंटिस्ट एक ऐसा डॉक्टर हुआ जो कि स्पेशलाइज करता है रूट कैनाल यानी कि दांतों के अंदर की चीजें एंडोडोंटिस्ट करता है। और द डॉक्टर हु स्ट्रेटन्स टीथ, ऑर्थोडोंटिस्ट। तो ये जो
ऑर्थोडोंटिस्ट होता है ये दांतों के बाहर उनकी शेप को चेंज कर सकता है, तो ये ऑर्थोडोंटिस्ट हुआ। जबकि एंडोडोंटिस्ट जो कि दांतों के अंदर की चीजों से रिलेटेड है। और फिर द डॉक्टर हु ट्रीट्स बोन प्रॉब्लम्स, ऑर्थोपेडिशियन। ऑर्थोपेडिशियन यानी कि हड्डियों का डॉक्टर। आगे बढ़ेंगे, द डॉक्टर हु ट्रीट्स आई डिजीजेस, ऑफ्थेमोलॉजिस्ट। बच्चों, ऑफ्थेमोलॉजिस्ट एक ऐसा डॉक्टर होता है जो नेत्र के रोगों से संबंधित चीज़ों का इलाज करता है, तो यानी कि आंखों की जो बीमारियां हैं उनका इलाज करेगा ऑफ्थेमोलॉजिस्ट। अब देखो बच्चों, ये तीसरा है दांतों से रिलेटेड, द डॉक्टर हु ट्रीट्स गम्स, पेरिडोंटिस्ट यानी कि जो मसूड़ों से संबंधित इलाज करता है वो हो गया पेरिडोंटिस्ट। जो दांतों के बाहरी एरिया का इलाज करता है वो है ऑर्थोडोंटिस्ट। और जो दांतों के अंदर जो नर्व्स हैं उनका इलाज करता है वो है एंडोडोंटिस्ट। अब आप डेंटिस्ट वाला तो कभी नहीं भूलेंगे। द डॉक्टर हु ट्रीट्स हार्ट प्रॉब्लम्स, कार्डियोलॉजिस्ट। तो बच्चों, कार्डियोलॉजिस्ट तो बहुत आसान है, ऐसा डॉक्टर जो कि दिल की बीमारियों को ठीक करता है। द डॉक्टर हु ट्रीट्स स्किन डिजीजेस, डर्मेटोलॉजिस्ट। बच्चों, तो डर्मेटोलॉजिस्ट एक ऐसा डॉक्टर होता है जो कि स्किन की बीमारियों को, त्वचा संबंधी रोगों को ठीक करने वाला डॉक्टर कहलाता है डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मा जो है बच्चों, डर्मा स्किन को कहते हैं, तो डर्मेटोलॉजिस्ट यानी कि त्वचा संबंधी बीमारियों को ठीक करने वाला। अब बच्चों देखो, वन हु इज ऑल पावरफुल, ओमनीपोटेंट। तो बच्चों देखो, एक ऐसा व्यक्ति जो सबसे ज़्यादा सर्वशक्तिमान हो उसे कहते हैं ओमनीपोटेंट। अब ये ओमनी शब्द का मतलब सर्व होता है, सबसे ज़्यादा। तो ओमनी जहाँ पर लग गया तो आप समझ जाना कि इसका मतलब है कि सबसे ज़्यादा या सर्व जिसे कहते हैं। फिर वन हु इज़ ऑल नोइंग, ओमनीसायंट। तो ऐसा व्यक्ति या जो भी ताकत जिसको सब कुछ की जानकारी है, सब कुछ जानता है, उसे कहेंगे ओमनीसायंट। फिर वन हु इज प्रेजेंट ऑल ओवर, ओमनी प्रेजेंट। ओमनी यानी कि हर जगह, प्रेजेंट यानी कि उपस्थित होना, तो ऐसा व्यक्ति या ताकत जो कि हर जगह प्रेजेंट हो वो है ओमनी प्रेजेंट। तो बच्चों, ये तीनों चीज़ें ये विशेषण के तौर पर भगवान के लिए ही इस्तेमाल की जाती हैं। भगवान ही ओमनीपोटेंट हैं, सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं, भगवान ही ओमनीसायंट हैं, सब कुछ जानते हैं भगवान, और भगवान ही ओमनी प्रेजेंट हैं क्योंकि परमात्मा ही हर जगह उपस्थित है। वन हु कैन थ्रो हिज वॉइस, वेंट्रीलोक्विस्ट। बच्चों, वेंट्रीलोक्विस्ट एक ऐसा आर्टिस्ट होता है, एक ऐसा कलाकार होता है जो कि दूसरे जानवरों की या दूसरे आर्टिस्ट की नकल उतार सकता है, उनकी आवाज़ें निकाल सकता है, तो ये हुआ वेंट्रीलोक्विस्ट। बच्चों, वन हु वॉक्स वाइल स्लीपिंग, सोमनीलोक्विस्ट है। तो देखो बच्चों, जहाँ पर भी सोमनी आ गया ना, तब आपको याद रखना है सोमनी सोने से संबंधित चीज़ों से रिलेटेड होगी बात वहाँ पर। जैसे कि इनसोम्निया का मतलब होता है एक ऐसी बीमारी जिसमें इंसान को नींद नहीं आती, तो सोमनीलोक्विस्ट, लोक्विस्ट मतलब बोलने वाला, सोमनी यानी कि नींद, तो नींद में बोलने वाला व्यक्ति हुआ सोमनीलोक्विस्ट। तो जो ऐसे व्यक्ति जो नींद में बोलते हैं वे हुए सोमनीलोक्विस्ट। और ऐसे व्यक्ति जो नींद में चलने फिरने भी लगते हैं उनके बारे में हम एक दो वर्ड्स के आगे पढ़ते हैं। वन हु टेक्स पार्ट इन डायलॉग और कॉन्वर्सेशन, इंटरलॉक्यूटर। तो बच्चों, इंटरलॉक्यूटर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो वार्तालाप करता है, किसी बातचीत में हिस्सा लेता है। फिर वन हु नोज अ लॉट अबाउट गुड फूड एंड वाइन, खनोइसिया। तो बच्चों, खुनेसिया एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको खाने के बारे में, वाइन्स के बारे में बहुत अच्छी जानकारी होती है। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसे खुद भी खाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है और वह खाने के बारे में, ड्रिंक्स के बारे में बहुत अच्छी जानकारी भी रखता है, तो उसे खुनेसिया कहते हैं। यह फ्रेंच भाषा से आया है, अंग्रेजी में। हाँ बच्चों देखो, वन हु वॉक्स एट नाइट, नॉक्टैम्बुलिस्ट। अब हमने सोमनीलोक्विस्ट किया था, एक ऐसा व्यक्ति जो कि नींद में बोलता है, तो ऐसा व्यक्ति जो कि नींद में चलता है उसे कहते हैं नॉक्टैम्बुलिस्ट। फिर वन हु इज वायलेंटली अगेंस्ट एस्टैब्लिश्ड बिलीव्स एंड ट्रेडिशंस, आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि एस्टैब्लिश्ड जो बिलीव्स है या जो प्राचीन जो
तौर तरीके रिवाज चल रहे हैं उनके बहुत ही ज़्यादा सख्त खिलाफ है, तो उसे कहते हैं आइकोनोक्लास्ट। अब देखो बच्चों, वन हु टर्न्स हिज थॉट्स इनवर्ड्स इंट्रोवर्ट, वन हु टर्न्स हिज थॉट्स आउटवर्ड्स एक्सट्रोवर्ट। तो बच्चों, इंट्रोवर्ट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने अंदर ही अंदर सोचता रहता है, अपने दिल की बात बाहर नहीं बताता, तो इसे हिंदी में अंतर्मुखी कहते हैं। और एक्सट्रोवर्ट जिसे बहिर्मुखी कहा जाता है, एक ऐसा व्यक्ति होता है जो उसके मन में है, जो उसकी सोच है वह दूसरों को भी बताता है, दूसरों के साथ बहुत ही सोशल भी होता है। और उसे, जो इंट्रोवर्ट है उसे रिजर्व भी कहा जाता है, और एक्सट्रोवर्ट रिजर्व नहीं होता। तो ये हुए इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। इन दोनों के बीच में भी एक व्यक्ति होता है जो इंट्रोवर्ट भी होता है और एक्सट्रोवर्ट भी होता है, यानी कि जब उसको इंट्रोवर्ट बनना होता है अकेले में तब वह इंट्रोवर्ट होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वह लोगों के बीच में है तब वह अपने आप को एक्सट्रोवर्ट की तरह भी दिखा सकता है। तो दोनों चीज़ें उसमें होती हैं। ऐसे व्यक्ति को कहते हैं एम्बीवर्ट, वन हु इज बोथ इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स एट टाइम्स, तो उसे कहते हैं एम्बीवर्ट। वन हु डिमांड्स स्ट्रिक्ट कन्फर्मिटी टू रूल्स, मार्टिनेट। बच्चों, मार्टिनेट को हम ये भी कह सकते हैं कि वह डिसिप्लिनेरियन है, यानी कि जो डिसिप्लिन को बहुत ज़्यादा तवज्जो देता है और बिल्कुल स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करने की डिमांड करता है, उसे मार्टिनेट कहते हैं। और वन हु डजंट कंज्यूम अल्कोहल, टीटोटला। तो टीटोटला ऐसा व्यक्ति होता है जो कि कभी भी शराब नहीं पीता। वन हु एग्जिबिट्स करेज और फियरलेसनेस, इंट्रेपिड। तो एक ऐसा व्यक्ति जो कि दिखाता है कि वह बहुत ही जांबाज है, तो उसे वीर है, उसे इंट्रेपिड कहते हैं। फिर वन हु ईजिली बिलीव्स अदर्स, क्रेड्यूलस। तो क्रेड्यूलस बच्चों एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि दूसरों की बातों पे बहुत जल्दी विश्वास कर लेता है, जिसे संस्कृत में विश्रम्भी कहते हैं। अब देखो बच्चों, वन हु इज कैपेबल ऑफ यूजिंग बोथ हैंड्स, एम्बीडेक्स्ट्रस। तो एक ऐसे व्यक्ति जो कि अपने दाएं और बाएं दोनों हाथों से काम कर सकता हो, उसे एम्बीडेक्स्ट्रस कहते हैं। बच्चों, अभी हमने एम्बीवर्ट पढ़ा ना, कि जो इंट्रोवर्ट भी हो सकता हो और एक्सट्रोवर्ट भी हो सकता हो, यानी कि दोनों। एम्बीवर्ट तो उसी तरह से जहां पर भी एम्बी आ गया तो उसका मतलब होगा दोनों। फिर वन हु इज एक्सट्रावेगेंटली रोमांटिक, शिवेलरस एंड इम्प्रैक्टिकल, क्विक्सोटिक। तो क्विक्सोटिक एक ऐसा व्यक्ति होता है जो बहुत ज़्यादा रोमांटिक भी होता है, वीर भी होता है, लेकिन इम्प्रैक्टिकल होता है, तो उसे क्विक्सोटिक कहते हैं। अ शूइश लाउड माउथ फीमेल, विरागो। बच्चों, विरागो एक ऐसी औरत होती है जो बहुत ही डोमिनेटिंग होती है, जो दूसरों पर बहुत ही अपना प्रभाव डालती है और दूसरों की बात नहीं सुनती, तो उसे कहते हैं विरागो। फिर है परफेक्टली हाईली स्किल्ड, रीड द जीनिथ ऑफ आर्ट, कॉन्जुमेट। बच्चों, कॉन्जुमेट के कई मीनिंग्स हैं। एक मीनिंग तो ये है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ज़्यादा उसमें स्किल हो, किसी भी कला के में वह परफेक्ट हो चुका हो, तो उसे कॉन्जुमेट कहते हैं। कॉन्जुमेट मैरिज में या रिलेशनशिप्स में भी इस्तेमाल होने वाला शब्द है। यहाँ पर भी कोई संबंध जब चरम तक पहुँच जाता है तो उसे कॉन्जुमेट कहते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कॉन्जुमेटिंग द मैरिज। आगे बढ़ेंगे। वेल नोन फॉर बैड क्वालिटीज, नोटोरियस। नोटोरियस यानी कि बदनाम, एक ऐसा व्यक्ति जिसका दूर दूर तक नाम हो, बदनाम हो उसके बुरे आदतों की वजह से। वन हु इज बियॉन्ड रिफॉर्म, इनकरेजिबल। एक ऐसा व्यक्ति जिसे सुधारा नहीं जा सकता, इनकरेजिबल। वन हु इज अ बूटलिकर, फ्लैटरर, साइकोफैंट। बच्चों, चापलूस व्यक्ति को अंग्रेजी में साइकोफैंट कहते हैं। वन हु हैज कीन इंटरेस्ट इन फूड एंड ड्रिंक्स, गवर्नमेंट। अब बच्चों देखो, गवर्नमेंट एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसे खाने पीने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है। हमने ऐसा ही एक और शब्द पीछे किया है, कॉनिक्यूसा, उसका भी यही अर्थ था, जिसे ड्रिंक्स में और फूड में इंटरेस्ट हो और इसके साथ ही वह जानकारी भी बहुत रखता हो। लेकिन एक फ़र्क है गवर्नमेंट में और कॉनिक्यूसा में। इन दोनों में फ़र्क ये है कि जो कॉनिक्यूसर होता है उसने जो टिप्पणी कर दी किसी भोजन से संबंधित, उसकी बहुत ही वैल्यू की जाती है, यानी कि उसे स्वाद के बारे में बहुत ही गहरी जानकारी है, इसीलिए
उसने जो कहा किसी चीज़ के टेस्ट के बारे में, तो वो बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है बजाय कि गवर्नमेंट के। गवर्नमेंट तो एक ऐसे व्यक्ति है जिसको शौक है, वह शौकिया तौर पर खाता पीता है। देखो बच्चों, लव फॉर मैनकाइंड, फिलैंथ्रोपी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो फाइल PHIL शब्द आ गया ना बच्चों, तो आप समझ लेना यहाँ पर प्यार की बात हो रही है। तो फिलैंथ्रोपी का मतलब है, एंथ्रोप इंसान को कहते हैं, इंसानों को कहते हैं, मनुष्य को कहते हैं। तो फिलैंथ्रोपी का मतलब है कि इंसानों से प्यार करना, तो लव फॉर मैनकाइंड। इसी तरह से समवन हु लव्स कलेक्टिंग बुक्स इज बाइब्लोफाइल, तो यहाँ पर भी देखिए फाइल शब्द आ रहा है PHIL, यहाँ पर ई लगाकर आ रहा है, तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर प्यार की बात हो रही है। और बाइब्लियो का मतलब है किताब, तो इसे बिब्लियोफाइल भी कह सकते हैं, बाइब्लियोफाइल भी कह सकते हैं। तो किताबों को प्यार करने वाला ऐसा व्यक्ति जो कलेक्ट करता है किताबों को, वह हुआ बिब्लियोफाइल या बाइब्लियोफाइल। और फिलैंथ्रोप ऐसा व्यक्ति जो कि इंसानियत से प्यार करता हो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। वन हु लव्स एंड एडमायर्स द ब्रिटिश, एंग्लोफाइल। यहाँ पर भी देखो बच्चों, ब्रिटिश को एंग्लो कहते हैं, आंग्ल भाषा अंग्रेजी को कहा जाता है, आप जानते हो ना। तो एंग्लो इंग्लैंड के लोगों को कहते हैं। तो फाइल यहाँ पर फिर से आ गया, तो हम समझ गए कि जो अंग्रेजों से, जो ब्रिटिश लोगों से, जो इंग्लैंड के लोगों से प्यार करता है उसे कहेंगे एंग्लोफाइल। फिर वन हु लव्स विदाउट सीरियसनेस, फिलैंडरर। तो फिलैंडरर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि प्यार तो करता है लेकिन वह सीरियस नहीं होता, उसे कहते हैं फिलैंडरर। फॉनेस्ट टुवर्ड्स विमेन, फाइलोजाइनी या फिलोजाइनी, जो कि औरतों को बहुत ज़्यादा पसंद करने की अवस्था है। अब यह औरत भी हो सकती है, एक आदमी भी हो सकता है जिसे औरतें बहुत पसंद हो, तो यह हुआ फाइलोजाइनी। आप समझ गए ना, फाइलो यहाँ पर आ गया यानी कि प्यार की बात हो रही है। फिर वन हु लव्स मेन, एंड्रोफाइल, तो एक ऐसा व्यक्ति जो कि आदमियों को प्यार करता है। अब इसका गे से भी संबंध हो सकता है। एंड्रो का मतलब अभी हमने पढ़ा कि इंसानों को कहते हैं, फाइल मतलब प्यार, तो जो इंसानों को प्यार करता है। लेकिन यहाँ पर एंड्रो का मतलब केवल पुरुषों से है। वन हु लव्स विजडम हेंस परस्यूज इट, फिलोसोफर, तो फिलो यानी कि प्यार किसे कर रहा है, और सफर यानी कि जो विजडम समझ को है, इंटेलिजेंस को है, सीख को है, इन चीज़ों को जो प्यार करता है उसे कहते हैं। और वो उनको परस्यू भी करता है, उनको फॉलो भी करता है, तो उसे कहते हैं फिलोसोफर, जिसे हिंदी में दार्शनिक कहा जाता है बच्चों। अब यहाँ पर नफरत की बात आ रही है। वन हु हेट्स मैन, मिसएंड्रिस्ट, वन हु हेट्स मैन, मिसएंड्रिस्ट, मैडनेस और ऑब्सेशन विद मेल्स, एंड्रोमेनिया। बच्चों मेनिया जहाँ पर भी आएगा हम वहाँ पर समझेंगे कि ये पागलपन की बात हो रही है। तो एंड्रो का मतलब पुरुष है, वैसे तो इंसान है पर खास तौर पर पुरुष है, तो एंड्रो का मतलब पुरुष, मेनिया मतलब पागलपन, तो पुरुषों के लिए पागलपन, एंड्रोमेनिया। अब देखो बच्चों फिर से नफरत की बात आई। वन हु हेट्स मैनकाइंड, मिज़ैंथ्रोपिस्ट। अभी हमने पढ़ा ना एंथ्रो, तो यहाँ पर व्यक्ति की बात हो रही है, पुरुषों की भी बात हो रही है, व्यक्तियों की भी बात हो रही है, ह्यूमन काइंड की बात हो रही है। उसको वो MIS लगा दिया साथ में, पहले MIS लगा दिया का मतलब है कि नफरत की बात हो रही है, यानी कि मनुष्यों से नफरत हो रही है, तो मिज़ैंथ्रोपिस्ट। और वन हु हेट्स विमेन, माइजोजाइनिस्ट। माइजोजाइनिस्ट एक ऐसा व्यक्ति होता है, MIS लगा दिया यानी कि नफरत की बात हो रही है। जाइनिस्ट का मतलब कि जो औरतों से नफरत करता है, माइजोजाइनिस्ट है। फिर वन हु हेट्स मैरिज, माइजोगैमिस्ट, यानी कि जो शादी से ही नफरत करे, माइजोगैमिस्ट। गैमी आपने, अब हम आगे गैमी भी पढ़ेंगे, शादी को कहते हैं, तो माइजोगैमिस्ट यानी कि शादी से नफरत करना। फिर स्ट्रॉन्ग डीप डिसलाइक, एंटीपैथी, यानी कि किसी चीज को बिल्कुल नापसंद करना, उसे एंटीपैथी कहते हैं। समथिंग और समवन मेक्स यू फील डीप सैडनेस और पिटी, पैथेटिक, ऐसी चीज जिससे आपको बहुत ही दिल में दुख हो या दया आए आपको, तो उसे कहते हैं पैथेटिक। अब देखो बच्चों बहुत ही आसान है ये। वन हु बिलीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, थीइस्ट। वन हु डजंट बिलीव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, एथीइस्ट। तो थीइस्ट कौन है? आस्तिक व्यक्ति जो भगवान की सत्ता में
विश्वास रखता है। और एथीस्ट कौन है? नास्तिक व्यक्ति जो भगवान की सत्ता में विश्वास नहीं रखता या प्रेजेंस में विश्वास नहीं रखता। फिर वन हु बिलीव्स इन द थ्योरी ऑफ ओनली वन गॉड, मोनोथीइस्ट। तो एक ऐसा व्यक्ति जो कि ये मानता है कि केवल एक ही भगवान है और कोई भगवान नहीं है, भगवान कई सारे नहीं है, भगवान केवल एक ही है, उसे मोनोथीइस्ट कहा जाता है। बच्चों वैसे तो ऐसा मुझे नहीं लगता कोई धर्म होगा जो अलग अलग भगवानों की बात करता हो, चाहे कोई भी धर्म हो जिसमें अलग अलग देवी देवताओं की बात होती हो। बात तो सभी ये मानते हैं कि अलग अलग देवी देवता भी एक तरह से एक ही परमात्मा के अंश हैं। तो ऐसा तो कोई भी धर्म नहीं होगा जो कि पॉलीथीइस्ट होगा। हाँ, अलग अलग देवी देवता उसमें पूजे जा सकते हैं, लेकिन उसमें माना उसका जो मूल सिद्धांत यही होगा कि परमात्मा एक ही है। फिर वन हु बिलीव्स इन मैनी गॉड्स, पॉलीथीइस्ट। तो आप समझ गए ना कि पॉलीथीइस्ट तो वास्तव में कोई हो ही नहीं सकता। वन हु बिलीव्स दैट गॉड इज यूनियन ऑफ ऑल फोर्सेस ऑफ द यूनिवर्स, पैंथीइस्ट। तो पैंथीइस्ट एक ऐसे व्यक्ति होता है जो ये मानता है कि जो परमात्मा है वह सभी तरह की शक्तियों का यूनियन है, सभी तरह की शक्तियां परमात्मा के अंदर है। जो ये मानता है पैंथीइस्ट है वो। फिर करेंगे रिलीजियस मैडनेस, थियोमेनिया। अब बच्चों देखो, थियो का मतलब हम समझ गए धर्म है, कई बार इसका मतलब भगवान भी होता है, और मेनिया का मतलब पागलपन है, तो धार्मिक पागलपन को थियोमेनिया कहेंगे। फिर बैटल अमंग द गॉड्स, थियोमेकी। अब बच्चों थियोमेकी के भी दो अर्थ हैं। एक तो थियोमेकी का अर्थ है कि देवताओं में आपस में युद्ध या विरोध होना, और इसका एक भी मतलब ये भी है कि किसी व्यक्ति का देवताओं के विरुद्ध होना या भगवान के विरुद्ध होना, तो उसे भी थियोमेकी ही कहेंगे उसकी। उसके बाद रिलेटेड टू मैरिज, मैट्रीमोनी। तो शादी से संबंधित मैट्रीमोनी कहते हैं। फिर मैरिज विद इन वन जोन ट्राइब, एंडोगैमी। बच्चों अभी हमने एंडोडोंटिस्ट किया था ना, एंडो का मतलब हम जानते हैं ना कि अंदर होता है। तो एक ट्राइब के अंदर ही जब कोई कबीले वाले अपनी कबीले के अंदर ही शादी करते हैं तो उसे एंडोगैमी कहते हैं। गैमी का मतलब भी हमने अभी पढ़ लिया, गैमी शादी को कहते हैं। फिर मैरिज आउटसाइड वन ट्राइब, एक्सोगैमी। तो अपने कबीले के बाहर शादी करना, एक्सोगैमी। एक्सो मतलब बाहर, एंडो मतलब अंदर, गैमी मतलब शादी। हैविंग सेवरल हस्बैंड्स, पॉलीएंड्री। बहुत सारे पति होना, इस परंपरा को पॉलीएंड्री कहा जाता है। अब बच्चों देखो, मोनो का मतलब होता है एक, बाय का मतलब होता है दो, और पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, और गैमी का मतलब होता है शादी। तो प्रैक्टिसिंग ओनली वन मैरिज, मोनोगैमी। तो एक ही शादी करना मोनोगैमी है, और प्रैक्टिसिंग टू मैरिजेस, बाइगेमी, यानी कि दो शादियां करना बाइगेमी है। और फिर प्रैक्टिस ऑफ सेवरल मैरिजेस, पॉलीगैमी। तो बहुत सारी शादियां करना पॉलीगमी है। पीपल हु हैव बोथ मेल एंड फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स, हर्माफ्रोडाइट। बच्चों हर्माफ्रोडाइट ऐसे व्यक्ति होते हैं या ऐसे प्लांट्स होते हैं या ऐसे जानवर होते हैं जिनके अंदर मेल एंड फीमेल दोनों सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं। फिर अ नेम फ्रेम्ड आफ्टर फादर्स नेम, पेट्रोनिमिक। तो बच्चों पेट्रोनिमिक ऐसा नेम होता है जो कि पिता या दादा से चला आ रहा है, जैसे कि जैक्सन। जैक्सन का मतलब है जैक का बेटा। तो इसी तरह से केवल पेट्रोनिमिक नहीं होते नाम, मेट्रोनिमिक भी हो सकते हैं। माँ की तरफ से या नाना की तरफ से जो नाम चले आ रहे हैं उन्हें मेट्रोनिमिक कहेंगे। पिता या दादा अपने पिता की फैमिली से जो नाम चले आ रहे हैं उन्हें पेट्रोनिमिक कहते हैं। अब देखो बच्चों गवर्नेंस से रिलेटेड, गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, मोनेकी। जब एक व्यक्ति की सरकार होती है तो उसे मोनक कहते हैं। अब ये जो मोनक है जरूरी नहीं है कि वह राजा हो, वह कोई और भी हो सकता है जो राजा ना हो, एक आम व्यक्ति भी हो, लेकिन इस समय वह पूरे देश को कंट्रोल कर रहा है तो उसे मोनक कहेंगे। उसके बाद गवर्नमेंट बाय टू एजेंसीज, डायरार्की। तो कई बार दो एजेंसीज मिलकर गवर्नमेंट को चलाती हैं तो उसे डायरार्की कहते हैं। फिर गवर्नमेंट बाय अ फ्यू पावरफुल पीपल, ओलिगार्की। तो कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति मिलकर जब सरकार चलाते हैं, जरूरी नहीं है कि वे राजशाही के ही लोग हों। बच्चों ये चीज समझना, हो सकता है कि वे राजशाही के लोग हों, हो सकता है मोनक राजा हो, लेकिन जरूरी नहीं है दूसरे लोग जो ग्रुप में हो
वो पूरे देश को चला रहे हों तो उन्हें ओलिगार्की कहेंगे। फिर है गवर्नमेंट बाय मिलिट्री क्लास स्ट्रेटोक्रेसी। स्ट्रेटोक्रेसी एक ऐसी तरह की गवर्नमेंट है जो कि किसी मिलिट्री क्लास, अब यहाँ पर भी डिक्टेटरशिप नहीं है, कोई मिलिट्री क्लास ही देश को चलाती है तो उसे स्ट्रेटोक्रेसी कहेंगे। उसके बाद गवर्नमेंट बाय डिवाइन गाइडेंस थियोक्रेसी। तो थियोक्रेसी एक इस थियो का मतलब आपको पता है भगवान तो या धर्म, तो थियोक्रेसी एक किस तरह की गवर्नमेंट होती है जो धार्मिक रूल्स के हिसाब से चलती है। गवर्नमेंट बाय द डिपार्टमेंट्स ऑफ स्टेट ब्यूरोक्रेसी। तो बच्चों ब्यूरोक्रेसी एक इस तरह की सरकार होती है जिसे सरकारी विभाग चलाते हैं। ऐसा कहा जाता है ना कि हमारे देश में तो ब्यूरोक्रेसी ही चला रही है, नेता लोगों को तो कुछ पता ही नहीं होता। तो आप समझ गए ब्यूरोक्रेसी का मतलब। फिर गवर्नमेंट बाय नोबिलिटी अरिस्टोक्रेसी। तो बच्चों ये जो एरिस्टोक्रेट्स होते हैं जो कि कुलीन व्यक्ति होते हैं, जो कि बड़े बड़े ख़ानदानों से बिलोंग करते हैं, जिन्हें अशराफ भी कहा जाता है अरबी में, या और उनको नवाब भी कहा, नवाब के भी वगैरह के टाइटल दिए जाते हैं। तो इस तरह के जो इम्पोर्टेंट लोग होते हैं, ख़ानदानी लोग होते हैं, अगर वो देश को चलाते हैं तो उन्हें अरिस्टोक्रेसी कहा जाता है, इस तरह की गवर्नमेंट को। फिर है गवर्नमेंट बाय वेल्दी, अमीर लोगों के द्वारा चलाई जाने वाली सरकार प्लूटोक्रेसी। फिर है गवर्नमेंट बाय द पीपल डेमोक्रेसी। बच्चों डेमोक्रेसी ही एक इस तरह की गवर्नमेंट है जो भारत में और भी दुनिया के ज़्यादातर देशों में डेमोक्रेसी ही चलती है, और यह आम लोगों की पीपल की अपनी गवर्नमेंट होती है जो कि पीपल खुद ही चलाते हैं। ज़्यादातर देशों में डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, तो लोकतंत्र तो है लेकिन रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू। फिर a system of governing a country suggesting a father-child relation, पैटर्नलिज्म। तो पैटर्नलिज्म एक किस तरह का सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है जिसमें कि एक पिता, जैसे सरकार को एक पिता की तरह माना गया और प्रजा को, आम लोगों को उनके बच्चे की तरह माना गया। तो सरकार ऐसा कोई भी काम नहीं करने देती, जैसे एक पिता एक ऐसा कोई काम नहीं करने देता जो कि नुकसान पहुंचाए उसके बच्चे को। तो उस तरह से कई चीज़ों को रोका जाता है एक गवर्नमेंट को पिता की तरह मानने की वजह से। आगे बढ़ेंगे। गवर्नमेंट बाय वन एब्सोल्युटली ऑटोक्रेसी। अब बच्चों देखो हमने मोनार्की किया है तो उसमें क्या था कि एक व्यक्ति राज चलाता था, तो ऑटोक्रेसी का मतलब भी यही होता है कि एक ही व्यक्ति है और वह राज चला रहा है। हो सकता है कि वह राजा हो सकता है वह राजशाही परिवार से हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है। वह राज परिवार का ना भी हो सकता है, या फिर वह नोबल भी हो सकता है, या फिर वह कोई आम व्यक्ति भी हो सकता है जिसने सत्ता हथिया ली है और वह अब अपने दम पर ही सरकार चला रहा है, उसे ऑटोक्रेसी कहेंगे। और एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट एनार्की, इस तरह की हो सरकार का ना होना उसे कहेंगे एनार्की। द किलिंग ऑफ वंस हस्बैंड इज मेरिटिसाइड, पति का मर्डर करना मेरिटिसाइड है। द किलिंग ऑफ पेरेंट्स पेरिसाइड, द किलिंग ऑफ अ किंग रीजिसाइड, और द किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इज होमिसाइड। फिर द किलिंग ऑफ अ होल रेस, पूरी कौम का मर्डर करना जेनोसाइड। द किलिंग ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड इन्फेंटिसाइड, द किलिंग ऑफ वन सेल्फ सुसाइड। The killing of one's brother, fratricide. The killing of one's sister, sorrycide. The killing of one's wife, uxoricide. One who believes in ruthless self-aggrandizement, egoist. तो इसे घमंडी भी कह सकते हैं, ऐसा व्यक्ति जो केवल अपने ही बारे में सोचता है घमंडी है। तो बच्चों अब हमने 100 से अधिक वन वर्ड सब्स्टिट्यूट कर लिए हैं और उनको अच्छे से हिंदी में समझ लिया है। किसी भी तरह के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इनके मीनिंग समझ आने बहुत अच्छे से इम्पॉर्टेंट हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल लगा होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हिंदी आचार्य पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।